तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि जिन लोगों ने भी कल्टीवेशन करनी स्टार्ट की वो इमॉर्टल बन गए और जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया वो मॉर्टल बन गए। इमॉर्टल लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल का यूज करने दिया जाता था, पर एक वक्त ऐसा आया जब इस पोर्टल की वजह से पूरी दुनिया विनाश की कगार पर पहुंचने लगी और इस तबाही की वजह से काफी सारे कल्टीवेटर्स की जान चली गई और जो भी इस तबाही में अपनी जान बचाने में सक्षम रहा वो अलग अलग मिस्टीरियस जगह पर फंस गए। हमारी कहानी के हीरो फू यान के साथ भी यही हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ एंशिएंट बैटलफील्ड में गया था, पर वहाँ से गायब होकर वो भी किसी मिस्टीरियस जगह पर फंस गया। इसके बाद फू यान को दिखाया जाता है जो 5th लेवल के बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ उसकी हेल्प उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी कर रही थी जो अपने आप को ट्रांसफर करके एक लड़की का रूप ले सकती है। जहाँ उन दोनों के लिए उस बीस्ट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, तो फू यान उस पे अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक करता है, पर वो 5th लेवल का बीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उस अटैक से इजीली रिकवर हो जाता है। इसके बाद तो फू यान ने अपनी पावर की हेल्प से उस पर एक ब्लास्ट किया और अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे मार डाला। उस बीस्ट को मारने के बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि आगे उन्हें और खतरा नजर आ रहा था। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ ज़ीशियान काफी परेशान थी। फू यान उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो कहती है कि मास्टर, आपको नहीं लगता कि हम 1 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं? हमने 23 बीस्ट को मार डाला, अभी तक आपकी पावर इंक्रीज क्यों नहीं हुई? जितने बीस्ट को आपने मारा है उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके आप तो ब्रेक थ्रू कर सकते थे ना। और यही बात तो सेम फू यान को भी परेशान कर रही थी कि आखिर उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ने की जगह घट कैसे रहा है। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है। मौसम को खराब होता हुआ देखकर ज़ूशुआन कहती है कि बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से छुपना होगा। सेम यही फू यान भी फील कर रहा होता है कि तभी उसके गले में लटके जेट पेंडेंट से एक एनर्जी निकलकर बाहर जाती है। तभी वहाँ तेज आंधी चलने लगती है और ये देखकर फू यान अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। पर यहाँ तो एक ओल्ड मैन अपीयर होते हैं जिससे देखकर फू यान पूछ रहा था कि आप कौन है। तो वो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो 8 लेवल के गॉड लाइन एल्केमिस्ट है। वो 800 साल पहले गॉड के टेस्ट में फेल हो गए थे, इसलिए वो गॉड ऑफ स्पिरिट बन गए और तब से वो अपने स्पिरिट फॉर्म में कल्टीवेशन कर रहे हैं उस जेट पेंडेंट के अंदर। ये बातें सुनने के बाद ज़ीशुआन अपने मास्टर फू यान को कहती है कि बॉस, मुझे लग रहा है ना कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पे ट्रस्ट मत करो। मैंने ऐसे किसी गॉड के बारे में नहीं सुना जो स्पिरिट हो। फू यान को भी उसी की बात सच लगती है और यहाँ ओल्ड मैन जब उनकी बातें सुनता है तो हंसते हुए बताता है कि तुम 100 साल पुरानी स्वॉर्ड स्पिरिट को कैसे पता होगा 1000 साल पुरानी कल्टीवेशन के बारे में। गोस्ट कल्टीवेशन एक ऐसी कल्टीवेशन है जिसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहला इन, दूसरा सोल फॉर्मेशन, ड्यूरेशन, रिप्लेसिंग। ये सारे स्टेज कंप्लीट करने के बाद आप एक गोस्ट स्पिरिट कल्टीवेटर बनते हैं। उन दोनों को खुद पर यकीन न होते हुए देखकर मास्टर अपनी एल्केमी परफॉर्म करके एक 2nd ग्रेड की एक्सप्लोजन पिल बनाकर कहते हैं कि ये पिल इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि फॉर्मेशन स्टेज के बंदे को भी फूंक मारते हुए उड़ा देगी। और फिर वो उन दोनों को डेमो भी दिखाता है। इतना बड़ा धमाका देखकर तो वो दोनों भी डर गए थे। इधर ज़ीशियान फॉन को समझाती है कि मुझे लगता है कि मास्टर सच बोल रहे हैं, अगर ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक इस बम से हमें उड़ा दिया होता। फू यान को भी उसकी बात सच लगती है। यहाँ वो ओल्ड मास्टर फू यान से कहते हैं कि तुम इस वजह से परेशान हो ना कि इस फॉरेस्ट में आने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बेस इंक्रीज नहीं हो रही। तो फू यान पूछता है कि आपको कैसे पता, जिस पे वो मास्टर कहते हैं कि मैं फॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेशन कर रहा था, मेरे पास थोड़ी सी पावर कम हो गई तो मैंने तुम्हारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया। ये बात सुनने के बाद तो फू यान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर मास्टर कहते हैं कि मैं एक स्पिरिट गॉड हूँ तो मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगा, मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकूं। तो वो दोनों एक्साइटेड होकर रास्ता पूछने लगते हैं, जिसपे मास्टर ने उन्हें बताया कि किसी ने इस जंगल में 9 प्लेस फॉर्मेशन सेट कर रखा है, तो अगर तुम्हें इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना है तो तुम्हें 5th प्लेस के सेंट्रल पर जाना होगा और वहाँ के पजल को सॉल्व करने के बाद तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो। ये सुनने के बाद फू यान कहता है कि आप मेरी मदद इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि आपने मेरा नुकसान किया है। तो मास्टर कहते हैं कि बच्चे, मैंने उतना दिया है जितना मैंने लिया भी नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एल्केमी भी सिखा दूंगा मार्शल आर्ट के साथ, जिसके लिए तो वो काफी गुस्से में मानता है। उसके बाद वो सभी हवा में ट्रेवल करते हुए जा रहे होते हैं जहाँ मास्टर उसे रास्ता दिखा रहे थे। 5th प्लेस एक पानी थी जिसपे मास्टर उसे डुबकी लगाने को कहते हैं। इससे पहले कि वो डुबकी लगाता एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और वो उसके मुंह में चला गया था, पर हमें पता लगता है कि ये तो बस एक पजल थी। दूर से उन दोनों पर नजर रख रही होती है मिस्ट्री पैलेस की लॉर्ड, जिन्होंने उस फॉरेस्ट में वो 9 पैलेस फॉर्मेशन क्रिएट की थी क्योंकि उस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट थे और बाहर के गाँव वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने ये फॉर्मेशन लगाया था। पर अब जब वो फू यान को वो फॉर्मेशन ब्रेक करके बाहर आते हुए देखती है तो उसे लगता है कि इससे गांव वालों को कोई खतरा होगा, इसलिए वो अपनी हायर लैन मोई को बुलाती है फू यान के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि अगर तो ये लड़का ठीक हुआ तो इसको छोड़ देना, लेकिन अगर तुम्हें इसकी हरकतों से कोई भी खतरा महसूस हुआ तो इसे वापस उसी फॉरेस्ट में छोड़ देना। ऑर्डर मिलने के बाद लैन मोई वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें फू यान को दिखाया जाता है जो
जो सोंगवा नाम की सिटी के बाहर पहुंचा था, वहाँ पर फुयान को इंसान के अलावा और एक तरह के क्रिएचर दिखते हैं जिसे वो इंसान जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। एक इंसान को अपने ऑर्क को गुलामों की तरह ट्रीट करते हुए देखकर फुयान उसकी हेल्प करता है और दूर से ये चीज लैन मोई ने देख ली थी तो उसे फुयान गलत नहीं लगता, तो वो फुयान के साथ बात करने का कोई बहाना ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ फुयान ऑर्क की हो रही फाइटिंग को देखने जाता है जिससे सिटी की सबसे रिच पर्सन की बेटी लीड कर रही थी। तभी वहाँ एंट्री होती है ओयांग की, जो कि वहाँ का टॉप लेवल का एल्केमिस्ट था। लिंग और ओयांग रिलेशनशिप में थे और वहाँ भी वो सभी ऑर्क को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो उनके लिए पालतू हो, जो चीज फुयांग को काफी अजीब लगती है। उसके बाद एक दुकान के बाहर से गुजरते हुए फुयांग को मास्टर रोक लेते हैं और वो उससे एक ट्रेजर लेने को कह रहे थे जो काफी पुरानी थी। अब फुयांग के पास तो पैसे नहीं होते तो वो बहाने मारने लगता है शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करके, पर तभी वहाँ लैन मोई आ जाती है जिसने फुयान की हेल्प की थी पैसे देकर। जब फुयान उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलने जाता है तो उसे देखकर उसे फर्स्ट साइट लव हो गया था। लैन मोई फुयान से कहती है कि अगर तुम्हें पैसे लौटाने हो तो ये फिन रेस्टोरेंट आ जाना। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फुयान को मास्टर एल्केमी सिखाने लाए होते हैं किसी शांत प्लेस पे, जहाँ फुयान का तो एल्केमी सीखने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मास्टर उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लगते हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि एल्केमी परफॉर्म करने वाले हर बंदे के अंदर एक अलग तरीके की फायर होती है। जैसे कि अब तक की सबसे बेस्ट फायर सनफ्लावर फायर है जो कि पर्पल कलर की होती है, और एक तो वो यूज करते हैं गॉड स्पिरिट फायर जो ब्लैक कलर की होती है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम रेड तो कर ही लोगे ना। और उसके बाद वो कुछ इंग्रेडिएंट्स देकर उसे सिखाते हैं कि अपनी बॉडी के सारे मेडिडियंस को कनेक्ट करके स्पिरिचुअल पावर को फायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जहाँ फुयान मास्टर की सारी बातों को सुनने के बाद वैसा ही कर रहा होता है। उसकी बॉडी से निकल रहा फायर सफेद कलर का था, तो ये देखकर मास्टर को समझ में नहीं आता कि ये कौन सा फायर है। जहाँ फुयान को फायर कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी तो मास्टर उसे अच्छे से ध्यान लगाने को कहते हैं और उसने काफी जल्दी पिल कंप्लीट कर लिया था। मास्टर इससे भी इम्प्रेस हो गए थे। फुयान ने सेकंड लेवल का पिल बनाया था, तो इसका मतलब अब वो एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट बन गया था। अब मास्टर फुयान को बाहर पहरा देने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक पिल बनानी थी। फुयान बाहर पहरा देने लगता है और यहाँ मास्टर कहते हैं कि वो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पिल बनाने वाले हैं, इमॉर्टल एलवी पिल, जो किसी भी पर्सन को इमॉर्टल बना सकता है। मास्टर जैसे ही अपनी एल्केमी परफॉर्म करते हैं आसपास बहुत तेज शोर होने लगता है। मौसम में हुए बदलाव से आसपास सभी को पता लग गया था कि कोई उस पिल को बनाने की कोशिश कर रहा है। ओयांग को भी खबर लग गई थी और दूसरी तरफ बहुत सारे गार्ड आते हैं मास्टर पर अटैक करने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि इस तरीके का गॉड लेवल का पिल कोई बनाए। पर वहाँ जाने के बाद उनकी मुलाकात फुयान से हो जाती है, तो वो लोग उसी के साथ फाइट करने लगते हैं। जहाँ फुयान अपनी स्वॉर्ड को बुलाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं आती तो उसे हाथ से लड़ना पड़ता है, पर वो अकेले इन सभी पावरफुल लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था, तो वो उनसे पिटकर घायल हो जाता है। वो सभी मास्टर की पिल कंप्लीट होने से पहले उन तक पहुंचना चाहते थे, पर फुयान उन्हें रोकने लगता है, तो वो फुयान पर अटैक करने जाते हैं। पर तभी मास्टर आ गए थे जो अपनी पावर की हेल्प से उन्हें उठा लेते हैं। अब मास्टर थे तो एक स्पिरिट गॉड, तो गॉड को अपने सामने देखकर उन सभी की हालत खराब हो जाती है, पर मास्टर ने तो उन्हें अपनी पावर से वेनिश कर दिया था। और ये देखने के बाद फुयान सोचता है कि अच्छा हुआ ये मेरे दुश्मन नहीं है। मास्टर फुयान की बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे वो ट्रेजर पकड़ा देते हैं और खुद से वापस चले गए थे पेंडेंट के अंदर आराम करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सिटी का चक्कर लगाते हुए फुयान को पता लगता है कि यिनफिन रेस्टोरेंट में किसी को हायर करना है जॉब के लिए, तो वो पहुंच जाता है जॉब लेने के लिए क्योंकि अब उसे पैसे भी तो वापस करने थे। और उसे बर्तन धोने का काम मिलता है जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसके साथ वहाँ एक ऑर्क भी था जिसके साथ वो थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। जहाँ सब लोग ऑर्क को गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे थे, वहाँ फुयान उसके साथ दोस्ती वाला बिहेवियर रखता है और खुद काफी मेहनत के साथ काम करने लगा था। दूर से लैन मोई उस पर नजर रख रही थी और वो सोचती है कि इसके साथ एक ऑर्क होने के बावजूद भी ये उसके साथ कितना हेल्पिंग है। वो अपनी मास्टर को फुयान के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर देती है। फुयान को उसकी फर्स्ट पेमेंट मिल गई थी, तो वो लैन मोई के पास जा रहा था उसे पैसे देने के लिए कि तभी उसे उसके रूम से अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं और हमें पता लगता है कि लैन मोई अंदर कल्टीवेशन कर रही थी, पर उसे ब्रेक थ्रू करने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। जब फुयान उसके कमरे में जाता है तो जीशुआन उसे सारी खबर बताती है उसकी। तो फुयान ने जीशुआन को ऑर्डर दिया था कि वो उसकी हेल्प करे, तो जीशुआन लैन मोई की कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करने लगती है। होश में आने के बाद लैन मोई फुयान से अब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। लिन के फादर रेस्टोरेंट के ओनर थे, तो ओयांग उनसे मिलने जाता है। जहाँ लिन के फादर उनकी शादी की बात छेड़ रहे थे और ओयांग इसमें नॉट इंटरेस्टेड फील हो रहा था। तभी वहाँ एक और आता है जिसके हाथों से गलती से खाना गिर जाता है ओयांग पर और वो उसे जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। लिन के फादर को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा था, पर तभी वहाँ फुयान आता है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। अब ओयांग इतना ज्यादा घमंडी था कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि फुयान ने उसके ऑर्डर पर रोक लगाई, तो वो उसके साथ फाइट करने के लिए उसको अपने माइंड स्पेस में ले जाता है। जहाँ ओयांग को लग रहा था कि फुयान सिर्फ एक कल्टीवेटर है, तो वो उस पर अपने एल्केमी फायर के सोल्जर से अटैक करता है, जिससे फुयान ने अपने मल्टीपल स्वॉर्ड स्पिरिट
स्पीड से अटैक करके हरा दिया था। तो ओयांग अपने पास से एक पिल निकालकर अपने रिफाइनर ड्रैगन का यूज कर रहा था। यहाँ ज़ीशान फुयान को आगाह करती है कि ये अपने रिफाइनिंग फायर का यूज कर रहा है तो इससे बच के रहना। पर इससे फुयान को आइडिया आ जाता है कि वो भी अपने रिफाइनिंग फायर का यूज करेगा। फुयान को अपने रिफाइनर ड्रैगन से अटैक करते हुए देखकर ओयांग को यकीन नहीं होता, पर फुयान के ड्रैगन ने काफी इजीली ओयांग के ड्रैगन को हरा दिया था, जिससे वो घायल हो जाता है। और वापस आने के बाद तो वो फुयान को सुनाने लगा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, तुम एक कल्टीवेटर होने के साथ साथ एक रिफाइनर भी हो। और अब ये बात लिंग के फादर को भी पता लग गई थी। तो जब फुयान अपने छोटे मोटे काम में वापस जाता है तो लिंग के फादर काफी रिस्पेक्ट देने लगते हैं उसे। अब फुयान को अपनी इतनी रिस्पेक्ट की तो आदत नहीं थी, तो वो उन्हें खुद से दूर रहने को कह देता है। इसके बाद हम एक पर्सन को दिखाया जाता है किसी डार्क प्लेस पे एक रिचुअल करते हुए। नेक्स्ट सीन में लैन मोई फुयान को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ फुयान को लग रहा था कि वो उससे प्यार का इजहार करने वाली है। पर लैन मोई तो फुयान को ये बताने के लिए लाई होती है कि 100 साल में उगने वाला शोशो नाम का फ्रूट लेजी आइसलैंड पर उग चुका है। वो फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी हेल्प से फुयान स्पेस ट्रेवल भी कर सकता है अपने घर वापस जाने के लिए। फुयान को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, तो वो लैन मोई से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तभी उसकी नजर कागज के बने एक बर्ड पर पड़ती है। अब फुयान ने इस बर्ड को अपने आसपास काफी बार देखा था, तो वो समझ जाता है कि लैन मोई उस पर नजर रख रही थी। तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो जो इतना नजर रख रही थी। पर लैन मोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। तभी फुयान को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं साइड वाले रूम से। तो वो कान लगा के सुनने लगता है और ये आवाजें थी ओयांग की, जो कि लिंग से बात कर रहा था। उसे भी शोशो फ्रूट चाहिए इमॉर्टल पिल बनाने के लिए, और इस पिल को बनाने में उन्हें बहुत सारे ऑर्क का सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा। लेकिन ये इमॉर्टल पिल अगर एक बार बन गया और उसने खा लिया तो वो हमेशा के लिए एक इमॉर्टल पर्सन बन जाएगा। लिंग को ओयांग की बातें उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब वो उससे प्यार भी तो करती थी, तो रिफ्यूज नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ फुयान ये सारी बातें सुनने के बाद काफी नाराज हो जाता है कि ये ऑर्को को क्या समझता है कि उसका सेक्रीफाइस देने को तैयार हो गया। पहले तो उसका कोई प्लान नहीं था उस फ्रूट को हासिल करने का, लेकिन अब ओयांग की साजिशें सुनने के बाद वो उस फ्रूट को लेने के लिए मान जाता है। जहाँ उस फ्रूट को लेने के लिए लैन मोई उसके साथ जाती है और दूर से उन पे ओयांग का बंदा नजर रख रहा था। जब ओयांग को इस बारे में पता लगता है तो वो अपने डैड की सीक्रेट कब्र के पास जाकर एक अजीब सी पिल खाता है, और उसने अपने साथ एक धनुष भी ले लिया था जो काफी पावरफुल था। उस पिल को खाने की वजह से उसकी आईज ब्लैक हो जाती है। दूसरी तरफ फुयान और लैन मोई को दिखाया जाता है। इन दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जहाँ लैन मोई अपने बारे में फुयान को सब बता देती है। इसके बाद दोनों पिल लेने के लिए रिवर के पास पहुँचते हैं, जहाँ ऑलरेडी काफी रश था। पर तभी वहाँ पूरी तरह से बदले हुए ओयांग की एंट्री होती है, जिसे देखकर आसपास के लोग परेशान हो गए थे कि अब ये भी यहाँ है तो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। कुछ लोग ट्राई करते हैं उस रिवर को क्रॉस करने का, लेकिन उस रिवर में लगे अलग अलग तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये देखकर ओयांग वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है। अब फुयान को उससे पहले पिल तक पहुँचना था, तो वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रिवर के प्रॉब्लम्स को क्रॉस करते हुए वो दोनों आइसलैंड पहुँच चुके थे, वहाँ 2 लोग और पहुँच गए थे। दूसरी तरफ ओयांग को दिखाया जाता है जो बहुत सारे छोटे छोटे स्कॉर्पियन के साथ फाइट कर रहा था। ये स्कॉर्पियन देखने में तो काफी छोटे थे, लेकिन जिस भी शख्स को छूते उसके हड्डियों तक को गला देते थे। छोटे स्कॉर्पियन को भगाने के बाद ओयांग की फाइट अब किंग स्कॉर्पियन के साथ होने लगती है। जहाँ उस पिल को खाने के बाद से ओयांग पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया था, तो वो काफी इजीली उस स्कॉर्पियन को हरा देता है। जब फुयान और लैन मोई की नजर उस पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ओयांग उनसे काफी आगे है। उसके बाद वो तीनों उस डिवाइन फ्रूट ट्री के पास पहुंच चुके थे, जहाँ ट्री की ब्रांचेस आकर उन पर अटैक कर रही थी। वो तीनों काफी मुश्किल से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ ओयांग को ट्री की ब्रांचेस ने पूरी तरीके से लपेट लिया था। इधर काफी देर तक बचने के बाद लैन मोई भी पेड़ों के हत्थे चढ़ जाती है। वो फुयान को बोल रही थी कि जाकर फ्रूट ले ले, लेकिन फुयान भी उसको बचाने के चक्कर में खुद फंस जाता है। तभी ज़ीशान अपीयर होती है। वो उनकी डालियों को काट कर उन्हें रिलीज कर देती है, साथ ही वो फ्रूट भी उन तक पहुंचा देती है। वो फ्रूट उनके हाथ में आते ही वो जगह शेक करने लगती है, तो वो फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को एक ग्रेवयार्ड मिला था, जहाँ उनकी मुलाकात लिंग से होती है। लिंग काफी परेशानी में थी। वो उनको कहती है कि ओयांग उसके साथ ही आया था, लेकिन एक मॉन्स्टर को देखकर उसे छोड़ के भाग गया। फुयान को उसकी बातों पे ट्रस्ट तो नहीं होता, लेकिन अब अकेली लड़की को छोड़ भी तो नहीं सकता था, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये तो उन दोनों का प्लान है, क्योंकि दूर से ओयांग फुयान पर अटैक कर देता है, और इस अटैक के ऑरा से रिलीज होने की वजह से लैन मोई भी हिट हो गई थी और फुयान भी काफी दूर जाकर गिर गया था। उस एरो का इतना पावर देखकर लिंग डर के मारे ओयांग से कहती है कि मेरे यहाँ रहते हुए भी तुमने इतना खतरनाक वेपन यूज क्यों किया। पर ओयांग का कोल्ड बिहेवियर देखकर वो समझ जाती है कि उसको उसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ फुयान एक केव में पहुंच गया था, जहाँ ज़ीशान उसे होश में लाती है। उसके बाद जब वो दोनों गुफा को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे तो एक विधि लिखी है किसी मॉन्स्टर को जिंदा करने की। दूसरी तरफ हमें एक ऑर्क को दिखाया जाता है जो उसी विधि को फॉलो करके उस मॉन्स्टर को जिंदा कर रहा था। जब फुयान उसके पास जाता है तो हमें पता लगता है
ये और कोई नहीं बल्कि उसी का साथी डिशवॉशर है, जो अपने हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए इंसानों को सबक सिखाने के लिए इस मॉन्स्टर को जिंदा कर रहा था। इससे पहले कि वो दोनों उस मॉन्स्टर को जिंदा होते देख पाते, पीछे से ओयांग आ जाता है, जिसके एरो से बचने के लिए वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे और वो एरो उस ऑर्क को लग जाती है। वो मॉन्स्टर थी एक स्पाइडर क्वीन, जो अपीयर होते ही ओयांग को देख लेती है अपनी आंखों के सामने, तो वो उसकी बॉडी से उसका कल्टीवेशन छीन कर खुद को यंग कर लेती है। दूर से ये नजारा फुयन और जीशियान ने देख लिया था। दूसरी तरफ वो स्पाइडर क्वीन रिलीज होते ही गांव पहुंच जाती है सभी इंसानों की पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए। उसने अपने लिए एक जायंट क्रिएचर भी बुला लिया था। जब फुयन उसे तबाही करते हुए देखता है तो वो उसे रोकने लगा था और वो उस पर भी अटैक करने लगती है, जिस अटैक से वो काफी मुश्किल से डॉज करते हैं। अब वो स्पाइडर क्वीन पूरे गाँव पर आग के गोले बरसाने लगी थी। ये देखकर फुयन काफी बड़ी शील्ड क्रिएट करके गाँव वालों को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर काफी देर तक उस शील्ड को हैंडल करने की वजह से उसकी एनर्जी कम होने लगती है। तो वो शाओशी फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसमें उसको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर उस फ्रूट को ऑब्जर्व करने के बाद वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। ये देखने के बाद वो स्पाइडर क्वीन उस जायंट क्रिएचर को अपना ब्लड पिलाकर एक बड़ा सा स्कॉर्पियन बना देती है। तो उससे फाइट करने के लिए फुयान ने अपने ड्रैगन को बुला लिया था, जहाँ थोड़ी देर की फाइट करने के बाद उस ड्रैगन ने उस स्कॉर्पियन को मार दिया था, जिससे वो स्पाइडर क्वीन भी घायल हो जाती है। और फुयान तो अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो उसकी एनर्जी भी लूज होने लगी थी। तो ये देखकर स्पाइडर क्वीन उस पर बहुत सारे स्पिरिट्स के अटैक करती है, जिससे लड़ते लड़ते फुयान काफी थक जाता है और वो स्पिरिट्स उसकी बॉडी पर कब्जा करने लग रही थी। पर तभी वहाँ एंट्री होती है मास्टर की, जो कि आते ही उन स्पिरिट्स को गायब कर देते हैं। इसके बाद मास्टर अपनी पावर का यूज करके ज़ीशुआन को एक डिवाइन स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके क्वीन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक से बचने के लिए स्पाइडर क्वीन ने बड़ा सा शील्ड क्रिएट कर लिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सारा मामला शांत होने के बाद मास्टर फुयान पे चिल्लाने लगे थे कि वो क्या पागल है जो अकेले लड़ने चलाया। तभी वहाँ लेनमुई भी आ जाती है, जिसकी जान लिंग ने बचा ली थी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हमें पता लगता है कि स्पाइडर क्वीन के मरने के बाद ओयांग की स्पिरिट रिलीज हो चुकी है और वो फुयान पर अटैक कर देती है। पर ये अटैक लेनमुई ने अपने ऊपर ले लिया था और मास्टर अपनी पावर की हेल्प से ओयांग को फाइनली खत्म ही कर देते हैं। लेनमुई को मरता हुआ देखकर मास्टर ने अपने पास से वो इमॉर्टल ईवी पिल निकालकर फुयान को दे दिया था। उस पिल को खाते ही लेनमुई ठीक हो जाती है और उठने के बाद तो उसने फुयान के साथ अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर दी थी। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गाँव के लोग ऑर्क के साथ घुल मिलकर रहने लगे थे। उसके बाद हमें लेनमुई को दिखाया जाता है, जो फुयान को अपने पैलेस का पेंडेंट देती है, जो किसी भी लड़के को देना वैसे तो अलाउड नहीं था, लेकिन लेनमुई ने दे दिया था और इससे पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं। उसके बाद लेनमुई को उसके मास्टर के पास दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर को लेनमुई के बारे में सारी बातें पता लग गई थी कि वो फुयान के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। तो मास्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो लेनमुई को परमिशन दे देती है फुयान के साथ वापस जाने की। तो फुयान, जो कि अपनी दुनिया में वापस जाने वाला था, लेनमुई उसके पास पहुंच जाती है और इसी के साथ हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।